हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसे कि आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज का वीडियो अकबर के कार्यों के बारे में है। अकबर का संपूर्ण जीवन हमने इसके पहले पार्ट 1 वाली वीडियो में अपलोड कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि आपने उसको ज़रूर देखा होगा और आपको पसंद भी आई होगी। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद लिंक में डिस्क्रिप्शन है और तो वहाँ जाके आप ज़रूर देख लेना उस वीडियो को। तो आज की वीडियो में पार्ट 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं अकबर के जो प्रमुख कार्य किए गए थे भारत में, क्या वो सभी कार्य भारत के लिए सही थे या गलत थे, उनको हम पढ़ने के बाद समझेंगे। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं पहली बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अकबर के प्रमुख कार्यों के विषय में हम अलग अलग पार्टों में अलग अलग सन से हम स्टार्ट करेंगे। 1542 में अकबर का जन्म होता है। 1556 यानी 14 वर्ष की उम्र में इसका राज्याभिषेक किया जाता है। काफ़ी कम उम्र में दोस्तों इसका राज्याभिषेक यानी इसको गद्दी दी जाती है मुगल साम्राज्य की। और ये दोस्तों बैरम खां के संरक्षण में ही अपना प्रारंभिक जीवन जो है स्टार्ट करता है। तो इस प्रकार दोस्तों 1556 में वह राज्याभिषेक करता है और 1560 तक यह बैरम खां के संरक्षण में रहता है। और 1560 में जो है बैरम खां की मृत्यु हो गई थी और 1562 में जो है दास प्रथा का अंत करता है। इसका पहला कार्य यही था। दास प्रथा क्या होती थी दोस्तों, जो पहले दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत में कई राजाओं के द्वारा दास बनाने की प्रथा थी, यानी गुलाम बनाने की प्रथा चली आ रही थी, जिससे वो अपने आप को काफ़ी पावरफुल शासक समझते थे। मतलब जिसके पास जितना ज़्यादा गुलाम थे वो ज़्यादा मतलब पावरफुल समझा जाता था। व्यक्तिगत अधिकार था उनसे वो लोग वंचित रहते थे। वह केवल राजा के लिए काम करते थे और राजा के लिए मरते थे। तो इस प्रथा को दोस्तों ये बंदी प्रथा बोले या दास प्रथा बोले, इसका अंत अकबर ने किया था। 1563 में इसने दोस्तों तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, क्योंकि अकबर दोस्तों भारत में आके काफ़ी धार्मिक कार्य भी किए थे। मतलब इसका जो कार्य था वो सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति था। मतलब पहले तीर्थ यात्रा कर भी लगता था। मतलब जितने भी धर्म के लोग थे तीर्थ यात्रा करते टाइम अलग अलग कामों में अलग अलग टैक्स देना पड़ता था शासन को, कि यदि आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको टैक्स के रूप में शासन को कुछ ना कुछ देना पड़ता। उसको इसने दोस्तों समाप्त कर दिया। इसके बाद इसने दोस्तों 1571 में इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना करवाई थी और अपनी राजधानी को बदलकर फतेहपुर सीकरी ले गया था। तो याद रखना, फतेहपुर सीकरी जो है 1571 में स्थापना करवाई थी, जो कि इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण भी दोस्तों 1573 में इसने करवाया था। इसके मतलब ये बनवाई गई इसकी बिल्डिंग्स हैं। इसके अलावा 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना करवाई गई। पहले तो दोस्तों 1575 ईस्वी में इबादत खाना मतलब केवल मुस्लिम शासकों के लिए ही था। मतलब मुस्लिम धर्म के लोग ही वहाँ जाकर वहाँ के जो धार्मिक कार्य थे वहाँ कर सकते थे। इसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे हम, इबादत खाना जो है सबके लिए खोल दिया गया था। 1580 में इसने दहसाला बंदोबस्त करवाया था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दहसाला बंदोबस्त वाला। इसके अलावा दोस्तों 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना करवाई थी, जो कि अकबर के प्रमुख कार्य में नंबर 1 पर आता है। दीन ए इलाही दोस्तों सभी धर्मों को एक समान मानने की प्रथा। और दोस्तों ये अकबर जो था सभी धर्मों का सम्मान करता था। मतलब अलग अलग धर्मों के लोगों को इसने दोस्तों खुली छूट दी थी कि हर कोई मतलब अपने अपने तरीके से जी सकता है, अपने अपने तरीके से वो धर्मों का पालन कर सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों 1582 ईस्वी में इसने दीन ए इलाही की स्थापना करवाई थी। इसके बाद दोस्तों 1585 में इसने फिर से एक बार अपनी राजधानी परिवर्तित करके लाहौर में ले आया था, जो कि याद रखने वाली बात है। 1585 में लाहौर में इसने फिर से राजधानी परिवर्तित करी। पहले तो दोस्तों इसने राजधानी फतेहपुर सीकरी ले आया था, उसके बाद 1585 में लाहौर में फिर से परिवर्तित किया। 1601 में दोस्तों यह माना जाता है सत्य है कि असीरगढ़ पर इसने दोस्तों आक्रमण किया था, जो कि इसके पूरे जीवन काल का लास्ट आक्रमण माना जाता है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होती है, जो कि यहाँ पर हमने देखा प्रमुख जो वर्ष थे उन वर्षों में अकबर के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं उसको हमने दोस्तों एक स्लाइड में हमने डिटेल से पढ़ा। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि रिवीजन करने में आपका काम आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों अकबर के प्रमुख कार्य थे। अब हम अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि अकबर के द्वारा कुछ किए गए प्रमुख सुधार भी हैं। अभी तो इसने दोस्तों
कार्य किया और कुछ सुधार भी किए गए जो प्राचीन काल से चली आ रही थी, उनको उसने अलग अलग तरीके से सुधार भी किए, उसको हम पढ़ेंगे। सुधार कार्य में जैसे सैन्य विभाग में दोस्तों इसने इम्पोर्टेंट 3 सुधार किए थे। मनसबदारी व्यवस्था, घोड़ा दागना, हुलिया लिखना, मतलब ड्रेस, सबको ड्रेस देने, मतलब अलग अलग विभाग को अलग अलग कपड़ा देने का व्यवस्था लिखा था। घोड़ा दागना की प्रथा को इसने बंद किया था दोस्तों। इसके पहले मतलब जितने भी लड़ाई हुआ करती थी उसमें दोस्तों अलग अलग घोड़ों पर अलग अलग निशान बनाए जाते थे, उसको इसने बंद किया था। इसके अलावा दोस्तों समाज में भी काफ़ी परिवर्तन लाया था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहीं से दोस्तों अकबर के जो कार्य पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं, जैसे कि दास प्रथा पर प्रतिबंध इसने लगाया था, हमने देखा इसके पहले वाली स्लाइड में। बहुविवाह पर रोक भी लगाई, मतलब बहुविवाह का मतलब होता है कि दोस्तों एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा विवाह नहीं कर सकता, मतलब जबकि वह खुद 2-3 विवाह किया था, लेकिन यहाँ पर इसने बहुविवाह पर रोक लगाई थी। एक मुस्लिम शासक होते हुए भी ऐसा कार्य उसने करवाया था। विधवा विवाह को प्रोत्साहन किया था। विधवा विवाह को इसने दोस्तों, प्रोत्साहन का मतलब है कि यदि कोई कम उम्र में विधवा हो जाती है तो उसको दोस्तों दोबारा विवाह को उसने प्रोत्साहन दिया था। बाल विवाह पर इसने दोस्तों रोक लगाई थी, जिसमें इसने जो लड़के की आयु 16 वर्ष रखी थी और लड़की की आयु इसने दोस्तों 14 वर्ष रखी थी। तो दोस्तों इस प्रकार बाल विवाह पर इसने रोक लगाई थी। फिर धीरे धीरे मेल फीमेल की आयु दोस्तों बढ़ती गई, पहले और कम थी जिसको इसने रोक लगाई। सती प्रथा पर भी इसने रोक लगाई थी। सती प्रथा भी हमारे प्राचीन इतिहास का भी एक कलंकित पॉइंट है दोस्तों। उस समय पर क्या था कि विधवा औरत को मतलब ज़िंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं था, यानी कि उसका पति की डेथ हो जाती तो उसके बाद उसको अकेले ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं था, उसको खुद आग में झोंकना पड़ता, उसको मतलब खुशी मतलब अग्नि में समाहित होना पड़ता है। इस प्रकार दोस्तों अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाई और आगे चल के 1829 में विलियम बेंटिक ने इस पे ही एक कानून बनाया था जो कि सती प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगाई थी। और कानून बना के दोस्तों सती प्रथा करने वालों को कठोर से कठोर दंड देने के लिए भी प्रावधान बनाया था विलियम बेंटिक ने 1829 में पूरी तरीके से। लेकिन स्टार्ट अकबर ने ही करी थी सती प्रथा पर रोक लगाने की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों अंतर्जातीय विवाह को भी प्रोत्साहन दिया था, मतलब अलग अलग जाति के वर्ग के लोग उसे विवाह ना करने के बजाय वह अपने अपने जाति में विवाह करने को प्रोत्साहन दिया था। वेश्यालय भी बंद करवाया था दोस्तों, मतलब उसमें वेश्यावृत्ति का काम भी बहुत चल रहा था। इसको इसने सुधार कार्य करवाया, बंद करवाया, उसको एक अलग जगह पर उसको भेज दिया और उसका नाम बदल के शैतानपुरी रख दिया था। तो इस प्रकार दोस्तों समाज में इसके कार्य थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे समाज में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और भारतीय संस्कृति भारतीय समाज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार यहाँ से हम कह सकते हैं कि अकबर मुग़ल साम्राज्य का एक महान सम्राट माना जाता है भारत के लिए, जो कि काफ़ी सुधार कार्य किए थे। इसके अलावा दोस्तों भूमि सुधार भी करवाया था। भूमि सुधार में भी टैक्स व्यवस्था को भी इसने दोस्तों सुधारा था। तो इस प्रकार दोस्तों सैन्य विभाग, समाज, भूमि सुधार, इसके अलावा प्रमुख निर्माण कार्य में दोस्तों जैसे बिल्डिंग्स में कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनवाई थी जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, फतेहपुर सीकरी, लाहौर का किला, दीवान ए खास, पंचमहल, जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाज़ा और हुमायूं का मकबरा। इस प्रकार दोस्तों अकबर ने इतनी सारी बिल्डिंग्स का निर्माण करवाया था जो कि परीक्षा में हूबहू प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है। पंचमहल की स्थापना किस मुग़ल सम्राट ने करवाई थी? तो इस प्रकार दोस्तों आपको याद करने वाली बात है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये अकबर के द्वारा बनवाई गई ये सभी बिल्डिंग्स है जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों चित्रकला के क्षेत्र में भी मुग़ल साम्राज्य का जो अकबर वाला टेन्योर था वो काफ़ी चरम सीमा पर था। जैसे अब्दुल समद दसबंद अकबर के चित्रकार थे, ये फेमस चित्रकार थे दोस्तों। और संगीत भी उनके शासनकाल में चरम सीमा पर थी, जैसे कि तानसेन, बैजू बावरा, बाज बहादुर, बाबा रामदास, ये सभी दोस्तों संगीत के क्षेत्र में एक महारत हासिल था इनको। और इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों अकबर के जीवन काल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से प्रश्न बनते ही हैं, जैसे उसको बोलते हैं हम अकबर के नवरत्न। ये दोस्तों अकबर के पूरे जीवन काल के मतलब 9 ऐसे व्यक्ति थे, स्पेशल व्यक्ति, जो अलग अलग विभागों में अलग अलग कार्य को संभालते थे। तो ये दोस्तों अकबर के नवरत्न थे, बीरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना और दोस्तों हकीम टोडरमल तक। ये 9 जो अकबर के रत्न थे वो अलग अलग विभाग में अलग अलग महारत इनको हासिल था। तो इस प्रकार दोस्तों हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे
तो इस प्रकार दोस्तों हम पढ़ेंगे कि ये जो नवरत्न है अकबर के, उनको कौन कौन से विभाग दिए गए थे और उनके कौन कौन से कार्य थे। पहला दोस्तों हम पढ़ते हैं कि जैसे बीरबल, ये अकबर का नवरत्न में से एक सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार के रूप में माना जाता था। बुद्धिमान व्यक्ति था बीरबल, जिसका पूरा नाम था, मूल नाम महेश दास था। ये इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, आपको याद रखने वाली बात है यहाँ पे कि बीरबल का मूल नाम क्या था। तो आप याद रखना है, यहाँ पर महेश दास इसका पूरा नाम था। यह दोस्तों एक कवि था, इसलिए इसको कविराज की उपाधि से सम्मानित किया गया। और यहाँ पर एक नोट पॉइंट ये है दोस्तों कि बीरबल जो था वह हिंदू शासक था और यह दीन ए इलाही को अपनाने वाला प्रथम हिंदू शासक, मतलब दीन ए इलाही मुस्लिमों के लिए चलाया गया था। और यह चूँकि हिंदू शासक था तो इसने दोस्तों दीन ए इलाही को अपनाया था। तो इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि बीरबल दीन ए इलाही को अपनाने वाला प्रथम हिंदू शासक था, यहाँ पर याद रखने वाली बात है। इसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे दोस्तों तानसेन। तानसेन का भी दोस्तों मूल नाम पूछ लिया जाता है, रामतनु पांडे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप बीरबल और तानसेन का मूल नाम याद करके रखना, ये परीक्षा में हूबहू ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तानसेन दोस्तों इनके दरबार का संगीतकार था और इनका संबंध ग्वालियर से था, जो कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर ज़िले से इनका संबंध था। और इनके द्वारा कुछ रचित रचनाएं जैसे राग मल्हार, दीप मल्हार और मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, ये सभी दोस्तों तानसेन की रचनाएं हैं जो अकबर के दरबार में पेश किए जाते थे। इसके अलावा और भी हैं जो अकबर के नवरत्न में आते हैं, जैसे अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल फजल, मान सिंह, फैजी, मुल्ला दो प्याजा, टोडरमल, हकीम, हुमायूं। तो इनको हम देखते हैं दोस्तों, इनके कौन कौन से विभाग थे। जैसे कि अब्दुल रहीम खान खाना, ये दोस्तों बैरम खां का पुत्र था और कवि एवं साहित्यकार के रूप में यह अकबर के दरबार में रहता था। बैरम खां वही दोस्तों जो अकबर का संरक्षक था प्रारंभिक जीवन में, उसी का पुत्र था अब्दुल रहीम खान खाना, जिसका संरक्षण दोस्तों खुद अकबर ने किया था। इसके बाद है दोस्तों चौथा हम देखेंगे अबुल फजल। दोस्तों यह इतिहास, दर्शन या साहित्य का विद्वान था उसके दरबार का। इसने ही दोस्तों अकबरनामा, जिसको हम पढ़ते हैं, आईने अकबरी की रचना करी थी, जहाँ से दोस्तों अकबर के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो इस प्रकार दोस्तों अबुल फजल भी इतिहासकार था। और मान सिंह दोस्तों ये कमांडर था, उसके दरबार का मैंने सेना नायक, जो उसके जो आर्मी के जितने भी कार्य थे उसको दोस्तों संभालता था मान सिंह। इसके बाद फैजी जो था अबुल फजल का बड़ा भाई, ये राज्य कवि था और कई ग्रंथों का इसने अनुवाद भी किया था, इसलिए दोस्तों वह कवि के रूप में था फैजी। मुल्ला दो प्याजा दोस्तों रसोई घर का प्रबंधक था, मतलब कैंटीन वाली सेवा प्रदान करता था, मतलब खाना वाली व्यवस्था को इसने देखता था। टोडरमल दोस्तों एक आर्थिक सलाहकार, या हम बोले तो फाइनेंस वाला काम करने वाला था, आर्थिक सलाहकार। और हकीम हुमायूं भी दोस्तों रसोई घर का प्रबंधक था। तो इस प्रकार दोस्तों जो नवरत्न थे अकबर के, वो अलग अलग विभाग में अलग अलग महारत इनको हासिल था और इनसे ही चल रहा था अकबर का दरबार। तो इस प्रकार दोस्तों अकबर के महत्वपूर्ण कार्य जो भारत में किए गए थे उसको हमने पढ़ा। और कंक्लूजन में हम देखते हैं कि इसका प्रभाव किस प्रकार पड़ा भारत पे। हम देखते हैं कि भारत पर इसका दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसकी जो साम्राज्य नीति थी, समझदारी और धार्मिक सहिष्णुता के कारण दोस्तों इसके शासनकाल में जो है भारत में काफ़ी समृद्धि और सामाजिक सामंजस्य देखी गई। और दोस्तों अलग अलग धर्म के प्रति इसने दोस्तों काफ़ी सहिष्णुता भी दिखाई और अलग अलग जातियों को इसने दोस्तों शामिल भी किया था। और इसके समयकाल में दोस्तों कला, साहित्य और संस्कृत को काफ़ी प्रोत्साहन मिला था, इसलिए इसका भारतीय साहित्य में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। तो यह दोस्तों पूरा हमने पढ़ा अकबर का पूरा संपूर्ण जीवन का जो कार्य किया गया था, अकबर के द्वारा किया गया था संपूर्ण कार्य, उसको हमने पढ़ा। दोस्तों अगली वीडियो में हम अगला शासक यानी अकबर के पुत्र के बारे में पढ़ेंगे, अकबर के बेटे के बारे में, और मुग़ल साम्राज्य का जो चौथा शासक था उसको हम पढ़ेंगे। और तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।